बिल्कुल ठीक कहा तुमने। 10 मिनट में कोई खेल जरूर किया होगा अनामिका ने। उसे कपड़े बदलने में 10 मिनट तो लगेंगे नहीं, क्योंकि पहले तो उसने अपना कोई शिकार ढूंढा होगा, फिर उसको अपने वश में किया होगा, और उसके बाद उसके साथ अपने कपड़े बदले होंगे। इस बात में दम नजर आ रहा है। इस बात को कंफर्म करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उस वक्त उस गली में कौन घुसा था। फुटेज चेक करते हैं विजय, प्रिया ने एक्साइटेड होकर कहा। प्रिया, विजय और प्रशांत तीनों ने मिलकर उस फुटेज को बहुत गौर से देखा, और कुछ देर देखने के बाद उनके चेहरे खिल उठे थे, क्योंकि उनका शक सही निकला था। फुटेज में उस गली में एक औरत जाती हुई दिखी थी, जिसने सर पर हैट नहीं पहन रखी थी। लेकिन 10 मिनट बाद जब वो औरत उसी गली से बाहर निकली तो उसके सिर पर हैट थी। यानी साफ था कि वो अनामिका थी, जिसने अपने छोटे बाल और अपनी पहचान छुपाने के लिए हैट लगा ली थी। इसके बाद प्रशांत ने अपनी जेब से रूबीना का फोटो निकालकर ये बात अच्छी तरह से कंफर्म की कि वो औरत अनामिका ही थी, जिसने रूबीना का रूप लिया हुआ था। प्रशांत ने लंबी सांस ली और बोला, अब अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं और पता लगाते हैं कि ये हैट वाली औरत यहां से कहां गायब हो गई। प्रशांत, विजय और प्रिया अलग अलग कंप्यूटर्स पर बैठ गए और सारे फुटेज को स्कैन करने लगे। ये करते हुए उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई और कब वो तीनों थक कर अपनी अपनी टेबल पर सो गए। सुबह जब सूरज की रोशनी प्रशांत की टेबल पर पड़ी, तब जाकर उसकी आंख खुली और उसने देखा कि उसके पास वाली टेबल पर प्रिया और विजय गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें सोता देखकर प्रशांत को शरारत सूझी और वो धीरे से उनके पास गया और बड़ी भारी आवाज में बोला, मैं अनामिका हूं। ये सुनते ही वो दोनों हड़बड़ा के नींद में से उठे और एकदम हमला करने के पोज में आ गए। ये देखकर प्रशांत जोर से हंसा और प्रिया ने चिढ़कर उसे मारा। प्रशांत, मुझे लगा कि सच में अनामिका रूप बदल कर आ गई है यहाँ। प्रशांत बोला, सच में आ जाएगी वो अगर हम लोग ऐसे ही सोते रहे। चलो, अभी बहुत काम बाकी है दोस्तों। विजय बोला, अरे यार, तुमने मेरा सपना खराब कर दिया। मैं सपने में होटल में पाव भाजी खा रहा था। अभी 2 ही पाव खाए थे कि तूने आधे में उठा दिया। प्रशांत बोला, चलो, क्या याद करोगे, आज तुम्हारा सपना सच कर देता हूं। मुझे भी भूख लगी है। अब यहाँ के बेस्ट होटल में चलकर पाव भाजी ही खाएंगे। पर विजय, तू 2 पाव कम खाना, अभी तो सपने में 2 ऑलरेडी खा चुका है। ये सुनकर तीनों जोर से हंसे और जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल पड़े। रास्ते में प्रशांत बोला, यार मैं सोच रहा हूं कि एक साइकोलॉजिस्ट को भी साथ में ले लूं। प्रिया ने हैरानी से पूछा, साइकोलॉजिस्ट क्यों? प्रशांत हंसकर बोला, अरे मैं मेनका की बात कर रहा हूं, और उसको और प्यारेलाल चाचा को भी बुला लेते हैं शिव सागर में। पाव भाजी पर चर्चा करेंगे। हो सकता है वो लोग कोई नया एंगल सजेस्ट करें। वाराणसी के बेस्ट होटल में वो तीनों पहुंचे। थोड़ी देर में मेनका और प्यारेलाल भी वहां पहुंचे। खाने के बाद पांचों लोग अपनी नई सुनसान खंडहर ऑफिस में कंप्यूटर पर सीसीटीवी फुटेज जांचते रहे। कई पॉइंट्स पर डिस्कस करते रहे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अब शाम ढलने लगी थी, अंधेरा होने लगा था। प्रशांत ने कहा, दोस्तों, आज के लिए इतनी मेहनत काफी है। अभी आप सब लोग जाकर आराम कीजिए। कल से फिर इस मामले पर जोर शोर से जुट जाएंगे। ओके? सब लोग खड़े हो गए और घर जाने की तैयारी करने लगे। मेनका भी खड़ी हुई और उसने अपना कंप्यूटर बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया कि तभी उसे एक सीसीटीवी फुटेज के वीडियो में एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया और उसके होश उड़ गए। वो बोली, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, ये देखो। सब उसकी तरफ भाग कर गए और स्क्रीन देखने लगे। मेनका ने अपने कंप्यूटर पर जूम करके उन्हें एक वीडियो फुटेज दिखाया। ये देखो, ये सनराइज टाउनशिप की एक विला का फुटेज है और ये उसका बैकडोर एरिया है। दरवाजा खुलती इस औरत को देखो। सब गौर से उस वीडियो को देखने लगे। उस वीडियो में दिख रही औरत बिल्कुल रूबीना जैसे डील डॉल की थी। विजय बोला, अरे इसका तो डील डॉल बिल्कुल रूबीना जैसा लग रहा है। मेनका ने वीडियो आगे चलाया। फुटेज में दिख रहा था कि उस औरत ने दरवाजे को खोलने के लिए पासवर्ड डाला, लेकिन कम रोशनी की वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। दरवाजा खुला और वो अंदर जाने वाली ही होती है कि तभी वहां से एक कार गुजरी, जिसकी रोशनी में उसका चेहरा हल्का सा नजर आया। मेनका ने वीडियो पॉज किया और स्क्रीन पर जूम किया। अब उसका चेहरा दिखा। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई।
और सबके मुंह से एक साथ निकला, रुबीना। प्रशांत बोला, ये रुबीना सनराइज टाउनशिप में क्या कर रही है? इससे पहले कि वो फिर से गायब हो जाए, हम वहां पहुंचते हैं। प्रशांत जल्दी से वहां पड़ा एक बैग लेकर बाहर भागा। उसने अपनी दादाजी वाली शव वाहिनी गाड़ी स्टार्ट की। एक के बाद एक सब लोग उसमें बैठना शुरू हो गए। मेनका भी तेजी से उसकी तरफ आने लगी। प्रशांत ने कहा, अरे रुको मेनका, तुम मत चलो, वहां बहुत खतरा है, कुछ भी हो सकता है वहां। मेनका बोली, चिंता मत करो, मैं अपने कॉलेज टाइम की रेसिंग चैंपियन हूं। बहुत ज्यादा खतरा होगा तो मैं भाग जाऊंगी, कोई नहीं पकड़ पाएगा मुझे। प्यारेलाल चाचा बोले, हाँ हाँ सही कह रही है मेरी बेटी, बहुत सारी ट्रॉफी जीती है इसने रेसिंग में, चिंता मत करो, इसका ध्यान मैं रखूंगा। विजय ने प्यारेलाल का मजाक उड़ाते हुए पूछा, लेकिन आपका ध्यान कौन रखेगा? प्रशांत बोला, बंद करो ये बेकार की बातें और जल्दी चलो। ये लो, ये सब लोग अपने पास रखना। कहते हुए प्रशांत ने अपने बैग में से मंत्र वाले ताबीज निकाले और सब में बांट दिए और बोला, ये ताबीज मैंने अपने दादाजी की लाल किताब में से पढ़कर खुद अपने हाथों से बनाए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई मुसीबत आई तो ये आप लोगों की रक्षा जरूर करेंगे। सब लोगों ने उस ताबीज को माथे से लगाकर चूम कर अपने पास रखा। प्रशांत ने गाड़ी तेजी से दौड़ाई और कुछ ही देर में वो लोग सनराइज टाउनशिप पहुंच गए। बाहर मेन गेट पर तगड़ी सुरक्षा थी। सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ देकर गाड़ी को रुकवाया। सबको टेंशन हुई। प्रिया बोली, फंस गए, अब इनको क्या कहेंगे? प्रशांत बोला, जय दादाजी। सबने उसको हैरानी से देखा। एक सिक्योरिटी गार्ड पास आया और पूछा, कहां जाना है? प्रशांत बोला, शमशान घाट। तुम भी चलोगे? अरे देख नहीं रहे, शव वाहिनी गाड़ी है, अंदर से लाश उठानी है, इमरजेंसी है, हटो। गार्ड ने जल्दी से साइड होकर गेट खोला। प्रशांत गाड़ी को भगाता अंदर ले गया। सब एक साथ हंसकर बोले, जय दादाजी। प्रशांत मेनका की मदद से उस सीसीटीवी फुटेज में देखी गई विला के पास पहुंचा। जल्दी से अपनी गाड़ी का इंजन और हेडलाइट बंद की, जिससे कि रुबीना अलर्ट ना हो जाए। सबने वहां आसपास देखा, वहां पर कोई नहीं था। अंदर विला में भी एकदम अंधेरा था। प्रशांत ने अपने बैग से कुछ स्टील के पाइप्स निकाले और सबको दिए। खुद ने उसके दादाजी की अंतिम संस्कार वाली डोम की लाठी पकड़ी। धीरे से सब लोग गाड़ी से नीचे उतरे। प्रिया बोली, अंदर तो कोई हलचल नहीं दिख रही, वहां कोई है भी कि नहीं? प्रशांत बोला, चलो देखते हैं, पहले धीरे से इस दीवार को कूदकर अंदर चलते हैं। उस विला की बाउंड्री वॉल ज्यादा ऊंची नहीं थी। अब वो लोग धीरे धीरे एक एक करके अंदर कूदे। प्रशांत ने फुसफुसा कर कहा, प्रिया और विजय, तुम लोग मेन गेट पर रहोगे। चाचा, आप और मेनका पिछले गेट की तरफ रहोगे और मैं ऊपर जाकर देखता हूं। प्रिया भी फुसफुसा कर बोली, अपना ध्यान रखना प्रशांत। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन की तरफ बढ़े। प्रशांत विला में लगा पाइप पकड़कर ऊपर की बालकनी की तरफ चढ़ा। बालकनी में भी सन्नाटा था। प्रशांत ने दादाजी की लाठी को मजबूती से पकड़ा, फिर बालकनी में लगे कांच के दरवाजे में झुककर अंदर झांकने की कोशिश की। तभी अचानक ही कांच के चटकने की आवाज आई। इससे पहले कि प्रशांत कुछ समझ पाता, उस ग्लास के दरवाजे से एक साया हाथ में चाकू लिए बाहर आया और तेजी से प्रशांत की ओर बढ़ा। प्रशांत ने चिल्लाते हुए उस पर अपनी लाठी से वार करने की कोशिश की, लेकिन उस साये ने बिजली की फुर्ती से वार से बचते हुए प्रशांत की लाठी पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि प्रशांत लाठी को हिला भी नहीं पा रहा था। तभी उस साये ने प्रशांत पर चाकू से वार करना शुरू किया। प्रशांत फुर्ती से कभी झुककर कभी पीछे हटकर खुद को बचा रहा था, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो बालकनी के फ्लोर पर गिरा। उस साये का वार करना जारी था। प्रशांत बचने के लिए जमीन पर लुढ़कने लगा। दरअसल वो विला इतनी बड़ी थी कि ऊपर बालकनी में चल रही लड़ाई और प्रशांत की आवाज मेन गेट और बैक गेट तक नहीं पहुंच रही थी। इसी बीच खुद को बचाते बचाते प्रशांत ने विला के बगीचे की लाइट में उस साये को देखा। वो रुबीना नहीं थी, वो कोई और ही अनजान चेहरा था। वो कम उम्र की जवान सी महिला थी। उसके चेहरे पर कुछ लाल लाल खरोंच जैसे ताजे घाव थे। उसके वारों से बचते बचाते उसका असली चेहरा देखकर प्रशांत समझ गया था
कि अनामिका ने फिर से किसी मासूम औरत की त्वचा धारण कर ली थी। प्रशांत को समझ में आ गया था कि अब उस शैतान से और मुकाबला करना मुश्किल है, तो उसने जल्दी से बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। नीचे घास होने के कारण वो उस पर लुढ़क कर खड़ा हो गया। उसे चोट नहीं लगी, लेकिन वो अभी खुद को संभाल पाता। एक लाइट सी चमकी और वो औरत उसके सामने आ खड़ी हुई और उसके ऊपर फिर से वार कर दिया। प्रशांत चिल्लाया। अब की बार नीचे होने की वजह से उसकी आवाज विजय और प्रिया तक पहुंची। उन्होंने प्रशांत पर वार होते देखा। प्रिया चिल्लाई, प्रशांत! और तेजी से दौड़ कर आते हुए उसने और विजय ने स्टील की पाइप से उस औरत पर वार किया। उस औरत ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों उस पर टूट पड़े। अचानक ही उस औरत ने उन दोनों के पाइप पकड़े और मरोड़ के फेंक दिए। तब तक शोर सुनकर मेनका और प्यारेलाल भी आ गए। अब एक साथ उन पांचों ने उस औरत पर हमला कर दिया, लेकिन वो अकेली इतनी ताकतवर थी कि उनके काबू में ही नहीं आ रही थी। प्रिया ने अपनी रिवॉल्वर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जल्दी जल्दी में वो रिवॉल्वर लाना भूल गई थी, वरना उसी दिन अनामिका का अंत हो सकता था। वो औरत उन पांचों पर भारी पड़ रही थी। वो अंधाधुंध चाकू से वार करती जा रही थी। कोई बड़ा हथियार पास ना होने की वजह से सब लाचार थे। इसी बीच उस औरत के अंधाधुंध हमले से अचानक प्रिया की बाह पर चाकू लगा। प्रिया चिल्लाकर एक तरफ गिरी। प्रशांत चिल्लाया, अरे पहले पहले प्रिया को संभालो। विजय, प्यारेलाल और मेनका जल्दी से प्रिया को संभालने के लिए उस तरफ बढ़े। प्रिया को चोट लगी देखकर प्रशांत ने मन में सोचा, मेरी वजह से एक बार कियारा भी मौत के मुंह में पहुंच गई थी। अब मैं अपने और दोस्तों की जिंदगी को और खतरे में नहीं डाल सकता। ये मेरी लड़ाई है और मुझे खुद ही लड़नी पड़ेगी। मुझे इनसे दूर जाना होगा। उसे अकेला देखकर उस औरत ने फिर से प्रशांत पर हमला किया। प्रशांत ने जानबूझकर दूसरी तरफ भागना शुरू किया। वो औरत उसके पीछे गई। प्रशांत विला की दीवार फांदकर जानबूझकर विला के पीछे की तरफ भागा। उस औरत ने उसका पीछा किया और ये ही प्रशांत चाहता था। दूसरी तरफ प्रिया को संभालने में लगे प्यारेलाल, विजय और मेनका को अचानक प्रशांत का ख्याल आया। विजय आसपास देखते हुए चौंक कर बोला, अरे प्रशांत कहां गया? प्रिया घबरा कर बोली, मेरी चिंता छोड़ो, प्रशांत को ढूंढो। सब परेशान होकर यहां वहां ढूंढने लगे। विजय चिल्ला कर बोला, प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत कहां हो तुम? मेनका भूली हुई सांसों के साथ बोली, वो औरत रूबीना भी गायब है। प्यारेलाल बोले, लगता है वो चुड़ैल प्रशांत को उठाकर ले गई। विजय चिढ़कर बोला, अंकल, प्रशांत कोई बिल्ली का बच्चा है कि शेर उसे मुंह में दबा कर ले जाएगा। तभी प्रिया ने गुस्से में कहा, बेकार की बहस मत करो, प्रशांत को ढूंढो। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। सब लोग विला के चारों तरफ प्रशांत को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें प्रशांत और वो औरत नहीं मिले। दूसरी तरफ घायल प्रशांत जानबूझकर उस औरत को दूर ले जाने के इरादे से भागता जा रहा था। वो विला के पीछे अंधेरी सुनसान सड़क की तरफ गया। तभी अचानक प्रशांत एक पत्थर से टकराकर लड़खड़ा कर नीचे गिरा। वो औरत हाथ में चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ी और कहा, अच्छा हुआ तुम अपने दोस्तों को छोड़कर इस सुनसान जगह पर आ गए। अब मैं आज तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जोर से हंसती हुई चाकू लिए वो प्रशांत की तरफ बढ़ी। घायल प्रशांत बेबस होकर बस उसे देखता रहा। क्या प्रशांत ने अपने दोस्तों से दूर आकर कर दी थी गलती? क्या वाकई आज प्रशांत का खेल खत्म कर देगी अनामिका? क्या घायल प्रशांत खुद को बचा पाएगा अनामिका के वार से? कौन बचाएगा प्रशांत को अनामिका से उस सुनसान सड़क पर? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझती थी प्रशांत, लेकिन तुम तो बड़े बेवकूफ निकले। अपने दोस्तों से दूर आकर तुमने खुद अपनी मौत को दावत दे दी और मुझे अपनी जान हथेली पर रखकर दे दी। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगी, इस जीवन चक्र से भी और मेरा पीछा करने की परेशानी से भी। मरने के लिए तैयार हो जाओ प्रशांत। रूबीना उर्फ अनामिका जोर से हंसती हुई बोली। वो हाथ में बड़ा सा चाकू लिए
प्रशांत की ओर बढ़ती जा रही थी। जमीन पर गिरा प्रशांत समझ गया था, अब अगर उसने हिम्मत करके अपनी जान नहीं बचाई तो उसका मरना निश्चित था। वो अपनी चोटों की चिंता ना करते हुए लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और खुद से बोला, भाग प्रशांत भाग, रुका तो मरेगा। और उसने बेतहाशा भागना शुरू किया। प्रशांत तब तक भागता रहा जब तक उसके अंदर भागने की ताकत थी। भागते भागते जब उसकी सांस फूलने लगी तब वो हांफता हुआ रुक गया। उसे लगा कि वो काफी दूर आ गया था और अब वो उस रुबीना उर्फ अनामिका से बच जाएगा। लेकिन वो भूल रहा था कि उसका मुकाबला एक खतरनाक शैतान से था। अचानक ना जाने कहां से रुबीना उर्फ अनामिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई और हंसकर बोली, भागो, कहां तक भागोगे प्रशांत, कुछ भी कर लो लेकिन आज बच नहीं पाओगे। रुबीना उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ रही थी और प्रशांत को समझ में आ गया कि अब मैं पूरी तरह से गिर चुका हूं। क्योंकि वो बुरी तरह हाफ रहा था इसलिए वो झुककर अपने घुटने पकड़े हुए सांस ले रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई पेड़ की एक टूटी हुई डाली पर पड़ी और वो समझ गया कि अब उसे क्या करना था। जैसे ही रूबीना उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ी, झुक के खड़े प्रशांत ने झट से जमीन पर पड़ी हुई पेड़ की डाली को उठाया और रूबीना के पैरों में दे मारा। इस अचानक हुए हमले से रूबीना हड़बड़ा गई और चोट की वजह से चिल्लाती हुई लड़खड़ाकर गिर गई। उसके गिरते ही प्रशांत ने तेजी से सड़क की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। जमीन पर गिरी हुई रूबीना चिल्लाई, रुक जाओ, रुक जाओ, आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। प्रशांत दौड़ता हुआ सड़क की तरफ आया जहां पर इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थी। उसकी नजर सामने लगे हुए एक स्टैंड पर पड़ी जहां पर किराए पर मिलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर पार्क किए हुए थे जिन्हें स्कैन करके किराए पर लिया जा सकता था। प्रशांत की आंखें चमक उठी। अब मुझे ये शैतान की बच्ची पकड़ नहीं पाएगी। खुद से कहते हुए वो दौड़कर स्टैंड तक गया और झट से अपना मोबाइल निकालकर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की क्यूआर कोड को स्कैन किया, पेमेंट किया और उसके अप्रूवल का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नजर अपनी और तेजी से आती हुई रूबीना पर पड़ी। वो बेसब्री से अपने मोबाइल पर स्कूटर की ऐप पर अप्रूवल का इंतजार करने लगा। तब तक रूबीना उसके पास आती जा रही थी। उसके बिल्कुल पास आते ही प्रशांत को अप्रूवल मिला। उसने जल्दी से स्कूटर स्टार्ट किया और एक्सीलेटर दबा दिया। तभी रूबीना उसके स्कूटर पर कूद पड़ी। प्रशांत का बैलेंस थोड़ा बिगड़ा लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर होने की वजह से उसका पिकअप अच्छा था और झटके से उसने स्पीड पकड़ी। उस झटके से रूबीना सड़क पर गिर पड़ी। प्रशांत ने स्पीड और बढ़ाई और स्कूटर को सड़क पर दौड़ा दिया। अब प्रशांत ने थोड़ी चैन की सांस ली और खुद से बोला, अब देखता हूं कैसे करेगी ये रूबीना मेरा पीछा। उसने पलटकर पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। रूबीना तेजी से दौड़ती हुई पीछे आ रही थी। प्रशांत ने अपनी स्पीड और बढ़ाई। कोई आम इंसान होता तो कभी इस तरह पीछा नहीं कर पाता, लेकिन ये तो रूबीना है। लेकिन फिर भी कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इस तरह से दौड़कर कितनी देर तक पीछा कर पाएगा। अभी ये रूबीना थक कर रुक जाएगी। ये सोचते हुए वो मन ही मन मुस्कुराया। लेकिन प्रशांत की मुस्कुराहट ज्यादा देर कायम नहीं रह सकी क्योंकि रूबीना तो लगातार उसकी तरफ दौड़ती आ रही थी। उसके सर पर तो जैसे खून सवार था। उसने तो जैसे प्रशांत को जान से मारने की कसम खा ली थी। बहुत रात हो चुकी थी और सड़क पर ट्रैफिक भी कम होता जा रहा था। प्रशांत को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चेज कब खत्म होगी। वो जंगलों के बीच स्कूटर भगाए जा रहा था। अचानक उसकी नजर उन घने पेड़ों के बीच से कुछ टूटी फूटी बिल्डिंग पर पड़ी। प्रशांत को वो एरिया जाना पहचाना लगा। प्रशांत ने अचानक अपना स्कूटर उस ओर मोड़ दिया। ये देखकर रूबीना भी थोड़ी हैरान हुई लेकिन उसके पीछे दौड़ती रही। थोड़ा और आगे जाने पर प्रशांत की आंखें चमक उठी। अरे ये तो वो एरिया है जहां पर मैंने अनामिका के शिकार का बंदोबस्त किया था। अब आएगा मजा। दरअसल वो वही आधी अधूरी इमारत वाला एरिया था
जिसमें रुबीना को पकड़ने के लिए प्रशांत ने अपना पूरा जाल बिछा रखा था। लेकिन अचानक प्रशांत को ख्याल आया कि वो उस एरिया में स्कूटर लेकर कैसे जा सकेगा, क्योंकि उसने उस बिल्डिंग तक पहुंचने तक के एरिया में भी अनामिका के लिए कई तरह के जाल बिछा रखे थे और उसके लिए उस शिकार को वहां तक पैदल ही ले जाना पड़ेगा। ये सोचकर उसने जल्दी से अपना स्कूटर रोक दिया। ये देखकर उसका पीछा करती हुई रुबीना हैरान हो गई। प्रशांत ने उसकी तरफ देखा और बोला, अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है। कब तक तुम मेरे पीछे भागोगी? मैं स्कूटर पर और तुम पैदल। गलत बात है। मुकाबला हमेशा फेयर होना चाहिए। चलो फेयर मुकाबला करते हैं। मैं भी पैदल चलूंगा और तुम भी पैदल चलोगी। फिर भी तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगी। चैलेंज करता हूं। बोलो, है चैलेंज मंजूर? प्रशांत की बात सुनकर रुबीना जोर जोर से हंसती हुई बोली, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बेवकूफ निकले। तुम्हें अभी तक मेरी ताकत का अंदाजा नहीं लगा। जो इंसान दौड़कर तुम्हारा इतनी देर पीछा कर सकता है, वो पैदल तो तुम्हें 1 मिनट में पकड़ लेगा। अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है, क्योंकि अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। अभी तुमने कहा था ना कि मुकाबला हमेशा फेयर होना चाहिए, तो हम फेयर मुकाबला करेंगे। वैसे तो तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला। प्रशांत उसे बातों में उलझाकर चलता जा रहा था, लेकिन उसने एक सेफ डिस्टेंस भी बना रखा था, क्योंकि उसे पता था कि रुबीना कितनी खतरनाक है। वो बातें करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और पेड़ों पर कुछ निशान तलाश रहा था, क्योंकि उसने जहां जहां जाल बिछाया था वहां के पेड़ों पर उसने कुछ निशान बनाए थे, ताकि वो अपने आप को फंसने से बचा सके। रुबीना घमंड में बोली, मैं तुम्हें फेयर चांस देना चाहती हूँ, और वो भी तुम्हारी मर्जी का। तुम खुद बताओ क्या करना होगा। प्रशांत की आंखें निशान लगा पेड़ ढूंढ रही थी कि अचानक उसे करीब 100 मीटर की दूरी पर वो पेड़ दिखा, जिसके नीचे उसने भालू को फंसाने वाला ट्रैप लगाया था। प्रशांत खुश हो गया। उसे रुबीना को फंसाने के लिए 100 मीटर और चलना था और खुद को उस ट्रैप से और रुबीना से बचाना था। प्रशांत बोला, मुझे फेयर चांस देने के लिए थैंक्स। मैं मानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और अब मैं तुमसे नहीं बच सकता। फेयर मुकाबला तो तब होगा जब मैं तुमसे कम से कम 100 मीटर आगे रहूं और फिर हमारा मुकाबला शुरू हो। ठीक है? चलो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देती हूं। जाओ, जितना आगे जाना है। बचोगे तो तुम वैसे भी नहीं। अब यह मुकाबला वहां से शुरू होगा जहां से तुम कहोगे। जाओ। रुबीना की आवाज में अहंकार भरा हुआ था। इसके बाद वो जोर से हंसी और वहीं एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। प्रशांत मन ही मन खुश हुआ। फंस गई मेरी बातों के जाल में। अब असली जाल में फंसने की बारी है। मन में सोचता हुआ प्रशांत जल्दी से उस निशान लगे पेड़ की तरफ आगे बढ़ा। वो बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये देखकर रुबीना अपनी ट्रेडमार्क वाली हंसी के साथ बोली, बड़ी जल्दी है तुम्हें मरने की। मुझे तो लगा था कि तुम आराम से चलोगे। वैसे अच्छा ही है कि अब तुम्हारी मौत जितनी जल्दी आए उतना ही अच्छा। पहले ही बहुत लंबा इंतजार हो गया है। प्रशांत रुबीना की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि इसका ध्यान तो लगा था उस निशान लगे पेड़ पर, जिसके पास उसे रुबीना को पहुंचाना था। लेकिन उसे यह भी ख्याल रखना था कि कहीं जल्दबाजी में वो कोई गड़बड़ ना कर दे। प्रशांत जल्दी जल्दी उस निशान लगे पेड़ के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने धीरे से नजर घुमाई और देखा कि वहां एक प्लास्टिक का नीला बैग पड़ा हुआ था, जिसके नीचे ही भालू के लिए ट्रैप बनाया हुआ था। वैसे तो प्रशांत ने ऐसे ही कुछ और ट्रैप थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा रखे थे कि अगर कोई एक मिस हो जाए तो उसका शिकार दूसरे में फंसे। लेकिन अब इस सिचुएशन में वो चाहता था कि शिकार पहले ही ट्रैप में फंस जाए। ना जाने क्यों उस निशान लगे पेड़ के पास पहुंचने के बाद प्रशांत कुछ नर्वस सा हो गया था। उसके माथे से पसीना आ गया था, लेकिन वो अपनी इस बेचैनी को छुपा रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो कोई भी ऐसी हरकत करे जिससे कि रुबीना को शक हो जाए। कंट्रोल प्रशांत, कंट्रोल। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। शिकार खुद चलकर आ रहा है जाल के पास, उसने मन में सोचा। अपने इंतजाम की पूरी तसल्ली होने के बाद
प्रशांत ने पीछे मुड़कर देखा तो रूबीना उसे देखकर घमंड से मुस्कुरा रही थी। प्रशांत भी मुस्कुराया और उसके बाद उसको शक ना हो इसीलिए वो अपने ट्रैप से बचता हुआ जोर से भागते हुए बोला, चलो रूबीना, अब मैं मुकाबले के लिए तैयार हूं, पकड़ सको तो पकड़ दो मुझे। प्रशांत ने संभल कर जोर से भागना शुरू किया। अपने घमंड में चूर रूबीना बहुत तेजी से उसको जल्दी पकड़कर चैलेंज जीतने के लिए बहुत तेजी से भागती हुई उसके पीछे आई और अचानक प्रशांत ने उसके जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। उसने पीछे देखा तो उसकी उम्मीद के मुताबिक उसका पीछा करती हुई रूबीना उस नीले बैग पर पांव रखकर उस बियर ट्रैप में फंस चुकी थी। जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा पिंजरा था, वो सीधा उसमें गिरी थी। उसके अंदर लोहे के बहुत से नुकीले भाले लगे थे जो रूबीना के दोनों पैरों में घुस चुके थे और वो बुरी तरह से छटपटा रही थी और प्रशांत को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। प्रशांत जोर से हंसता हुआ पिंजरे के पास गया और बोला, क्या हुआ रूबीना, अपना चैलेंज पूरा करो, है? मुझे पकड़ो, पीछा करो मेरा, रुक क्यों गई? अब बताओ ज्यादा बेवकूफ कौन है, तुम या मैं? एक सबक मरते मरते सीख लो, कभी भी आंखें बंद करके किसी भी चीज का पीछा मत कर। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है, मेरी जान लेने का या अपनी जान देने का? रूबीना अपनी लाल लाल आंखों से प्रशांत को बुरी तरह से घूर रही थी और घायल शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। वो अपना पूरा जोर लगाकर छटपटा रही थी और किसी भी तरह से अपने पैरों को बाहर निकालना चाहती थी। प्रशांत ने उसकी हरकत को देखा और सोचा, जितनी ये शक्तिशाली है, कहीं ये अपने पैर बाहर निकालने में कामयाब ना हो जाए। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और जोर से उसके सर पर दे मारा। रूबीना दर्द से चिल्ला उठी। पत्थर लगने के बाद तो जैसे रूबीना पर अलग ही खून सवार हो गया था। वो बुरी तरह से छटपटाई। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया था जबकि उसके पांव से खून निकल रहा था। उसके बाद भी वो दर्द को बर्दाश्त करते हुए जोर लगा रही थी और अचानक उसने पिंजरे का एक साइड तोड़ डाला। उसके दोनों पांव उस पिंजरे से बाहर आ गए। प्रशांत ये देखकर हक्का बक्का रह गया और अगले ही पल वो पिंजरा तोड़कर बाहर निकल चुकी थी। पिंजरा तोड़कर निकली रूबीना उर्फ अनामिका अब कैसे लेने वाली थी अपना बदला? क्या प्रशांत पर उसकी ही चाल भारी पड़ने वाली थी? क्या वो खुद के बुने हुए जाल में फंसने वाला था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। पिंजरे से बाहर निकलते ही रूबीना घायल शेरनी की तरह दहाड़ी। उसकी आंखों से मानो खून टपक रहा था। जिस शातिर तरीके से प्रशांत ने उसे बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाया था, उससे वो तिलमिला उठी थी। उसके पैरों में काफी चोट लगी होने के बावजूद वो लंगड़ाते हुए प्रशांत की तरफ तेजी से आगे बढ़ी। वही रूबीना उर्फ अनामिका का इस तरह से पिंजरा तोड़कर बाहर आने से प्रशांत हक्का बक्का रह गया था। रूबीना को अपनी तरफ आते देख प्रशांत पलटकर तेजी से उस आधी बनी बिल्डिंग की तरफ भागा जिसमें उसने अनामिका को फंसाने के और भी कई ट्रैप लगा रखे थे। लेकिन इस बार पीछा करते हुए रूबीना उर्फ अनामिका बहुत सतर्क थी। जहां जहां से प्रशांत गुजर रहा था वो वहीं वहीं कदम रख रही थी जिससे कि वो फिर से किसी जाल में ना फंसे। प्रशांत तेजी से भागता हुआ उस आधी बनी हुई बिल्डिंग में घुसा। वहां घना अंधेरा छाया हुआ था। प्रशांत को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन रूबीना पर तो जैसे उस अंधेरे का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वो अंधेरे में भी ना जाने कहां से अचानक प्रकट हुई और प्रशांत की पीठ पर जोर से मुक्का मारा, जिसकी वजह से प्रशांत दूर जाकर गिरा, जिससे उसकी पीठ एकदम अकड़ गई। मुक्के में इतनी ताकत थी कि प्रशांत की सांस लगभग थम सी गई थी। बहुत शौक है ना भागने का? देखो, मैंने तुम्हारा चैलेंज पूरा कर दिया और पकड़ लिया तुम्हें। रूबीना उर्फ अनामिका गुस्से में चिल्लाकर बोली और उसकी ओर बढ़ी। प्रशांत ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ के दर्द की वजह से वो उठ नहीं पाया। तभी
रूबीना ने अपनी घायल टांग से प्रशांत के मुंह पर एक जोर की लात मारी, जिसकी वजह से प्रशांत की नाक से खून निकल गया और वो जमीन पर लुढ़क गया और लगभग बेहोश हो गया। रूबीना प्रशांत की उस पिंजरे वाली हरकत से इतनी चिढ़ी हुई थी कि अब उसे प्रशांत को मारने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वो उस प्रशांत को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। वो प्रशांत के पास आकर बोली, उठो प्रशांत, मुझे तुम्हारे उठने का इंतजार है। तुम जब तक होश में नहीं आओगे अपनी मौत कैसे देख पाओगे। प्रशांत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और रूबीना को अपने सर पर खड़ा पाया, लेकिन इसी बीच प्रशांत की नजर अपने से कुछ दूर दीवार पर लटकी रस्सी पर गई। प्रशांत को याद आया कि यह रस्सी तो छत में बंधे हुए बड़े से मछली पकड़ने वाले जाल की थी। उस रस्सी को खींचते ही छत के ऊपर से वो मजबूत जाल सीधा उसके नीचे खड़े शिकार पर गिरेगा और उसे जकड़ लेगा। अब उसे कैसे भी करके उस रस्सी तक पहुंचना था। घायल प्रशांत सरकते हुए उस रस्सी की तरफ जाने लगा, लेकिन उसने अपनी नजर जमीन पर ही रखी, जिससे कि रूबीना को उस पर शक ना हो। रूबीना भी इस बात से अनजान धीरे धीरे प्रशांत के पीछे चलती जा रही थी। वो मुस्कुरा कर बोली, मजा आ रहा है ना ऐसे चलने का। वैसे एक बात तो है, मैंने अपनी जिंदगी में कई लोगों को मारा, लेकिन तुम्हारे जैसा हिम्मत वाला कोई नहीं मिला। पर क्या फायदा, अंत में मरना तो तुम्हें मेरे ही हाथों होगा। प्रशांत को उसकी बातों से कोई मतलब नहीं था। उसे कैसे भी करके उस रस्सी तक जल्दी से पहुंचना था। इसीलिए उसने एक बार फिर से खिसक के उठने की कोशिश की। तभी रूबीना ने अपनी घायल टांग से प्रशांत की टांग पर जोर की लात मारी। खटाक की आवाज आई। प्रशांत की चीख निकल गई। वो समझ गया कि उसकी टांग की हड्डी टूट चुकी थी। रूबीना जोर से चिल्लाई, अभी भी भागना है तुझे। अब प्रशांत और उस जाल वाली रस्सी के बीच थोड़ा सा ही फासला बचा था, लेकिन अब वो फासला उसे मीलों का लग रहा था, क्योंकि टांग की हड्डी टूटने के बाद उसके अंदर सरक कर चलने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने सोचा वो चलकर नहीं तो लुढ़क कर वहां पहुंच सकता है, और उसने वैसा ही किया और दीवार तक पहुंच गया। उसकी हालत देखकर रूबीना हंसकर बोली, क्या हुआ, थक गए? अरे अरे अरे, दीवार आ गई बीच में, अब क्या करोगे? वो जाल से बंधी हुई लटकती रस्सी अब प्रशांत से थोड़ी ही ऊंचाई पर थी, जिसको खींचने के लिए प्रशांत का खड़ा होना जरूरी था, और इतनी हिम्मत उसमें थी नहीं। तो उसने फिर से दिमाग चलाया और रूबीना से कहा, मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा पूरी करोगी? इसका मतलब तुमने मान लिया कि अब तुम मरने वाले हो। चलो करते हैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? रूबीना ने पूछा। प्रशांत ने बोला, मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों का मुकाबला किया है, लेकिन तुम जैसी दमदार और ताकतवर औरत आज तक मुझे नहीं मिली। मैं अपनी हार मानता हूं, तुमसे एक बार हाथ मिलाना चाहता हूं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ रूबीना की ओर बढ़ाया। रूबीना ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही रूबीना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, प्रशांत ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और दीवार के सहारे रगड़ते हुए खड़ा हुआ और दूसरे हाथ से रस्सी खींचते हुए एक तरफ कूद गया। रस्सी खींचते ही मछलियां पकड़ने वाला एक मजबूत जाल छत से सीधा रूबीना के ऊपर गिरा और रूबीना उसमें बुरी तरह अटक गई। रूबीना के जाल में फंसते ही प्रशांत में जैसे नई हिम्मत आ गई थी। वो पास पड़े एक कचरे के ढेर की तरफ गया और उसमें से उसने छिपाकर रखी हुई एक बड़ी सी गदा निकाली, जिसके ऊपर नुकीली कीलें थी, जिसे प्रशांत ने ही बनाया था। रूबीना उस मजबूत जाल में मछली की तरह तड़प रही थी और अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जाल एक बड़े ही स्पेशल लचीले पदार्थ का बना हुआ था, जिसे तोड़ना शार्क मछली तक के लिए मुमकिन नहीं था। पिंजरे से निकलकर जाल में फंसी रूबीना गुस्से से उबल रही थी और प्रशांत को घूर रही थी। प्रशांत हंसकर बोला,
तुम्हारी आखिरी इच्छा बताने का टाइम आ गया है। मेरी तो पूरी हो गई और मैं मरा भी नहीं, लेकिन अब तुम जरूर मरोगी। रूबीना गुस्से से जोर से छटपटाई। वो जाल को यहां वहां हिलाने लगी, उसको उल्टा पलटने की कोशिश करने लगी। प्रशांत रूबीना की ताकत जानते हुए इस बार उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसने अपनी चोट की चिंता किए बिना वो मजबूत नुकीली गदा उठाकर रूबीना की टांग पर जोर से मारी। वो नुकीली गदा बुरी तरह से उसके पांव में गड़ गई और जब प्रशांत ने उसको जोर लगाकर बाहर निकाला तो गदा के साथ साथ रूबीना के पांव का मांस भी निकलकर बाहर आ गया। वो दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाई। उसकी चीख का प्रशांत पर कोई असर नहीं हुआ। उसने रूबीना के शरीर पर गदा से अंधाधुंध वार करने शुरू कर दी। उसके शरीर से जगह जगह से खून बहने लगा। रूबीना दर्द के मारे चिल्ला रही थी। प्रशांत रूबीना पर तब तक वार करता रहा जब तक उसके हाथ पांव पूरी तरह से घायल नहीं हो गए और फिर आखिर में इतना घायल होने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ी। प्रशांत उसके पास गया और देखा कि वो मरी नहीं थी। उसकी सांस धीरे धीरे चल रही थी। जोश और गुस्से में इतने वार करने के बाद भी अचानक प्रशांत को लगा कि अब उसकी ताकत भी खत्म होने लगी थी। उसमें और हिम्मत नहीं थी। उसे लगा कि अब वो भी बेहोश होकर गिर जाएगा। उसने धीरे से अपना फोन बाहर निकाला और देखा कि सभी दोस्तों के दर्जनों मिस कॉल थे। प्रशांत ने फोन करने के लिए जैसे ही डायल किया तब तक प्रिया का फोन आ गया। कहाँ हो तुम? कितने फोन किए हमने तुम्हें? तुम सनराइज टाउनशिप से कहां चले गए? आखिर हो कहां तुम? तुम ठीक तो हो ना? प्रशांत बोला, तुम सबको एक खुशखबरी देनी है। आखिर में हम लोग जीत गए प्रिया। मैंने उस रूबीना को पकड़ लिया है। तुम लोग अपनी आधी बनी बिल्डिंग वाले खुफिया अड्डे पर अभी आ जाओ। कहकर उसने फोन रखा और बेजान सा वहीं लुढ़क गया। कुछ ही देर में चारों लोग, प्यारेलाल, मेनका, विजय और प्रिया, उस आधी बनी बिल्डिंग वाले अपने अड्डे पर पहुंच गए। वहां पर आते ही जब उन्होंने रूबीना को बड़े से जाल में खून से लथपथ देखा तो सब हैरान थे। मेनका की तो उसे देखते ही चीख निकल पड़ी और प्यारेलाल के पीछे छुप गई। विजय नफरत भरी नजरों से घूरता रूबीना के पास गया और बोला, शैतान की बच्ची, तू अभी तक जिंदा है या मर गई? रूबीना के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। विजय ने देखा उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थी। मतलब अभी जिंदा है? ठीक है, तेरे मरने का मुहूर्त हम निकाल देंगे। लेकिन प्रिया को प्रशांत की चिंता थी। उसने प्रशांत का हाल देखा तो वो घबरा गई। प्रशांत, तुम ठीक तो हो ना? लगता है तुम्हारे तो पैर की हड्डी टूट गई है। चलो तुम जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। प्रशांत बोला, चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रिया। मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास घर का एक डॉक्टर है, आधा डॉक्टर। प्यारेलाल चाचा, आप तो हड्डियां जोड़ने के एक्सपर्ट है ना? आइए ठीक कीजिए इसे। मेरे इलाज में बहुत दर्द होगा, सोच लो, वरना तुम हॉस्पिटल दर्द का इंजेक्शन लेकर अपना इलाज भी करवा सकते हो। प्यारेलाल बोला, दर्द से किसे डरा रहे हो चाचा? मुझे, आपको पता है ना दर्द झेलने की कितनी ताकत है मुझ में। और अब इस शैतान को पकड़ने के बाद तो मेरे सारे दर्द ही दूर हो गए। आप जल्दी कीजिए, अभी हमें इस शैतान से मौत के कुएं के राज भी जानने हैं। प्रशांत मुस्कुराकर बोला। प्यारेलाल नीचे बैठा और प्रशांत की उस घायल टांग को थोड़ा बहुत हिलाया डुलाया और फिर अचानक जोर से खींचा, जिससे प्रशांत की चीख निकल गई। मेनका बोली, पापा आराम से। प्रशांत का दर्द से बुरा हाल था। उसका चेहरा पसीना पसीना हो गया। विजय बोला, अरे आधे डॉक्टर, पूरी टांग ही तोड़ दी क्या? प्यारेलाल बोला, 40 साल का तजुर्बा है विजय। विजय हंसकर, हड्डियां तोड़ देगा। प्रिया बोली, बेकार की बातें छोड़ो। मुझे लगता है कि हमें इस शैतान को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बाकी का काम वो करेंगे। प्रशांत बोला, नहीं नहीं नहीं, पुलिस से भी ज्यादा जरूरी काम तो मुझे करना है। तुम लोग
अभी इसको और मुझे जल्दी से गाड़ी में लेकर घर ले चलो। सब लोग रुबीना और प्रशांत को उठाकर गाड़ी में बैठाकर सीधा प्रशांत की अंतिम संस्कार वाली दुकान पर पहुंचे। घर के पीछे बने हुए कुएं के पास रुबीना उर्फ अनामिका को बिठाया गया जाल सहित। प्रशांत बोला, अब तुम सब लोग अंदर जाओ, मुझे इसके साथ अकेला छोड़ दो। प्रिया बोली, पागल हो गए हो क्या? इसे जल्दी से पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। प्रिया, ये अनामिका है, इस बात पर कौन भरोसा करेगा? इस वक्त इसने अभी किसी और औरत का रूप लिया हुआ है और मुझे पता है कि अब इसके साथ क्या करना है। तुम उसका इलाज मुझ पर छोड़ दो। प्रशांत बोला। प्रिया बोली, तो इसे उठाकर कुएं में फेंक दो, मिल जाएगी मुक्ति। मेरी बात मानो प्रशांत, हमें इसे टीम लीडर रक्षित को हैंडओवर कर देना चाहिए, वो देखेंगे कि क्या करना है। प्रशांत बोला, लगता है अब वो वक्त आ गया है जब मैं तुम सबको बताऊं कि इसका मरना क्यों जरूरी है, और मेरी ये कहानी सुनने के बाद तुम ही फैसला करना कि क्या करना है इसका। और इसके बाद प्रशांत अपने सभी दोस्तों को उस भूतिया स्कूल बस और बच्चों की कहानी से लेकर बिल्लौरी मौसी के हरे मणि तक की सारी घटनाओं को डिटेल में जानकारी देता है। जब प्रशांत ने अपनी बात पूरी खत्म की तो सब एकदम खामोश थे। प्रशांत बोला, जब तक ये शैतान जिंदा है और इस कुएं का राज पता नहीं चलता, तब तक ये मुझसे जुड़े हुए हर इंसान को परेशान करती रहेगी, और शायद मेरे मरने के बाद भी। अब तुम ही फैसला करो क्या करना है। प्रिया बोली, सॉरी प्रशांत, मुझे नहीं पता था कि इस औरत के पीछे इतने बड़े राज छुपे हुए हैं। हम सबके लिए तुम्हारी जिंदगी ज्यादा जरूरी है, तुम करो जो तुम्हें करना है। सब लोग प्रिया की बात से सहमत हुए और एक एक करके वहां से चले गए। सबके वहां से जाने के बाद प्रशांत रुबीना के पास गया और पानी की छींटे मारकर उसे होश में लाया। रुबीना ने कराहते हुए अपनी आंखें खोली, आसपास देखा और फिर सामने खड़े हुए प्रशांत को देखकर बोली, मुझे दुख है कि जिंदगी में मैं हारी भी तो तुम जैसे मामूली इंसान से। प्रशांत बोला, बेकार की बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम इस खूनी कुएं के बारे में क्या जानती हो। रुबीना ने कुएं की तरफ देखा और बोली, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, तुम खुद बहुत होशियार हो तो अपना दिमाग लगाओ। प्रशांत बोला, मैं पुलिस वाला हूं और मुझे बुलवाना आता है। उसके बाद प्रशांत ने उसके मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया और उसके सारे शरीर में नुकीली गदा से हुए घाव को नाखूनों से कुरेदना शुरू किया। उसमें से खून रिसने लगा। रुबीना दर्द और पीड़ा से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। वो बुरी तरह से परेशान हो गई। उसने हाथ से इशारा किया। प्रशांत ने उसके मुंह से कपड़ा निकाला। प्रशांत बोला, अब बोलो, क्या जानती हो इस खूनी कुएं के बारे में। रुबीना दर्द और पीड़ा से कराह रही थी। उसकी आंखें बंद होने लगी। प्रशांत ने उसे झिंझोड़ कर हिलाया। बोलो, क्या जानती हो। रुबीना ने मुश्किल से मुंह खोला और बोली, बताती हो। क्या राज था उस खूनी कुएं का जो रुबीना जानती थी? क्या ये अंत है प्रशांत की परेशानियों का, या शुरुआत है किसी नई परेशानी की? क्या अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला था खूनी कुएं का खेल? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। प्रशांत के घर के पीछे उस कुएं के पास बंधी हुई रुबीना उर्फ अनामिका ने मुश्किल से मुंह खोला और बोली, दुनिया में ऐसे और भी बहुत सारे खूनी कुएं हैं। बहुत सारे मतलब? इस पूरी दुनिया में बहुत सारे खून के कुएं हैं, और मैं सोच रहा था कि इस कुएं को कैसे बंद किया जाए। इसका मतलब मैं। प्रशांत अपनी लाचारी को समझ चुका था। उसने अपने पैर को जमीन पर कस के मारा। अनामिका ने प्रशांत को बताया, मुझे एक खूनी कुएं के रखवाले के बारे में पता चला। जब मैंने उसको मार दिया तब उसका कुआं मुझे मिल गया। इस खून के कुओं में असीम ताकत है, ये तो मुझे
पहले दिन से ही समझ में आ गया था। 4 साल पहले मैंने वो स्कूल बस और उसमें बैठे हुए सभी लोगों की बलि चढ़ाई थी। इतने सारे बेगुनाहों की बलि पाकर कुएं का मालिक मुझसे बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मुझे बहुत सारी शक्तिशाली विद्या दी। फिर मुझे एक और खूनी कुएं के बारे में पता चला। मैंने उसके नौकर को भी मार दिया और अब मैं 2 खूनी कुएं को संभाल रही थी। दोनों मालिकों ने मुझे असीम ताकत दी, मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया जितना मैं जिंदगी में कभी नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी में हर वो चीज पाली थी जिसकी मैं सिर्फ कल्पना करती थी, और फिर मुझे तुम मिल गए। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा कुआं भी हड़प लूंगी। अनामिका ने प्रशांत को पूरी बात बताई। अनामिका आसमान को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुएं का मालिक तुम्हें हर वो चीज दे सकता है जो तुम चाहते हो। वो तुम्हें अमर भी बना सकता है। बस तुम्हें किसी बेगुनाह की बलि देती रहनी है, और अगर एक बार तुम उसके चक्कर में फंस गए तो फिर बाहर नहीं निकल सकते। यानी वो बस का एक्सीडेंट तुम्ही ने करवाया, फिर उसको झरने के पास क्यों छुपाया? और तुमने ऐसे कितने गुनाह किए हैं? क्या ये सब करने के बाद तुम रात में चैन से सो पाती थी? ये पूछते हुए प्रशांत की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। वैसे भी अब मेरी मृत्यु निकट है, मगर तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना पड़ेगा। अनामिका ने प्रशांत को देखते हुए कहा। कैसा काम? प्रशांत ने हैरानी से पूछा। मरने से पहले तुम सिर्फ एक बार के लिए मुझे किस कर लो, उसके बाद मैं चैन से मर सकती हूं। अनामिका ने मासूम सा चेहरा बनाकर प्रशांत की आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हारे किसी भी झांसे में नहीं आने वाला हूं। प्रशांत ने कहा, ठीक है, फिर रहने दो। मैं तो वैसे भी मरने वाली हूं। कुएं पर कैसे काबू पाना है ये तुम अपने आप ढूंढ लेना। अनामिका ने प्रशांत से कहा। प्रशांत ने उस अधमरी अनामिका को देखा और सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वो बोला, मरते हुए व्यक्ति की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें किस करने को तैयार हूं। मगर याद रखना, अगर कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रशांत ने अनामिका को सख्ती से हिदायत दी। प्रशांत जैसे ही झुका, अनामिका ने उसे अपने हाथों से कस के पकड़ लिया। अनामिका ने प्रशांत के चेहरे को अपनी ओर खींचा और अपने होठों को उसके होठों से चिपका लिया। तभी प्रशांत को अपने मुंह के अंदर किसी गीली वस्तु का आभास हुआ। उसने झटके से अपने आप को अनामिका से अलग किया। अरे, ये क्या किया तुमने? प्रशांत ने अपना मुंह पोंछते हुए कहा। अनामिका धीरे धीरे हंस रही थी। मैंने तुम्हें मेरे अंदर का जीव दिया है, अब तुम्हें उस जीव को पैदा करना होगा। एक तरह से मैंने तुम्हारी मदद की है। आगे चलकर तुम मुझे इस बात के लिए थैंक यू कहोगे। अनामिका की आवाज धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। पहले इस कुएं का मालिक एक बलि मांगता है, फिर एक और उसके बाद एक और ये सिलसिला चलता ही रहता है। इसको खत्म करने का तरीका। अनामिका अपनी बात पूरी किए बगैर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई।
उसकी आंखें बंद हो गई और वो जमीन पर गिर गई। उसका निर्जीव शरीर प्रशांत के सामने पड़ा था। उसका तरीका क्या है? मेरे सवाल का पूरा जवाब दो। बिना जवाब दिए तुम नहीं जा सकती। प्रशांत अनामिका के मरे हुए शरीर को झकझोर कर पूछ रहा था। अचानक प्रशांत को अपने मुंह में रखी हुई उस गिलगिली वस्तु का आभास हुआ। छी, पता नहीं ये क्या है। प्रशांत ने उसे थूकने की बहुत कोशिश की, मगर वो पदार्थ सरकता हुआ उसके गले से होकर पेट में चला गया। प्रशांत ने अपने गले के अंदर उंगली डाली और उल्टी करने लगा, लेकिन सिवाय पानी के उल्टी में कुछ भी नहीं निकला। पता नहीं उसने क्या खिला दिया है, कोशिश करके भी वो बाहर नहीं आ रहा है, प्रशांत ने हताश होते हुए कहा। तभी प्रशांत ने देखा कि कुएं में से काला साया निकल रहा था। काला साया धीरे धीरे बढ़ते हुए अनामिका की तरफ आ गया। वो अनामिका के ऊपर मंडराने लगा और मानो जैसे अनामिका की आत्मा को चूसने लगा। ये देखकर प्रशांत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो ये सब देखकर डर गया था। इतना सब कुछ जैसे प्रशांत के लिए कम था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके पैरों तले जमीन हिल रही थी। प्रशांत को लगा जैसे कोई भूकंप आ रहा हो, मगर तभी उसकी निगाह कुएं के बगल वाली जमीन पर पड़ी। अरे, अरे ये क्या हो रहा है? ये जमीन में दो और नए गड्ढे कैसे हो रहे? और इन सब का मतलब क्या है? प्रशांत डर के मारे बड़बड़ा रहा था। तभी प्रशांत ने होरी की हंसने की आवाज सुनी। उसकी शैतानी हंसी से वो पूरा एरिया भर गया था। नर्म, ताज़ी और जवान आत्मा मुझे बहुत पसंद है। तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे नौकर, और अब तुम बहुत शक्तिशाली हो गए हो। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। काले साए ने एक विराट रूप धारण कर लिया था। तभी अचानक प्रशांत ने देखा कि जमीन में हुए गड्ढे से दो और काले साए उत्पन्न होने लगे। उन दोनों गड्ढों में भी लाल खून उबल रहा था। आज तुमने एक विशेष प्रकार की बलि दी है। तुमने जिसकी बलि दी थी उसके पास दो मालिक थे। ये बहुत शक्तिशाली बलि थी, और अब हम तीनों मालिक एक साथ आ गए हैं। प्रशांत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसको एक नहीं, तीन तरह की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रशांत ने अपनी आंखें मलते हुए काले साए की तरफ देखा। तो क्या तुम अब एक नहीं बल्कि तुम तीन हो गए हो? प्रशांत ने हिचकिचाते हुए पूछा। अब हम तीनों मिलकर एक हो गए हैं। तीन अलग तरह के स्वर एक साथ बोल रहे थे। जैसे हमारी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं, वैसे ही तुम्हारी शक्ति भी बढ़ती जाएगी। होरी ने प्रशांत से कहा। तो क्या अब तुम तीनों मेरे मालिक हो? तुम सब एक साथ कैसे आ गए? प्रशांत बोला। तुम इसकी चिंता मत करो। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और उसका तुम्हें उचित पुरस्कार भी मिलेगा। होरी ने कहा, लेकिन आवाज तीनों सायों की आ रही थी। ये लो, ये खास कर तुम्हारे लिए है। प्रशांत ने देखा कि काले साए के दो हाथ बन गए थे। उन दो हाथों में एक लाल रंग का दिल धड़क रहा था। काले साए ने प्रशांत का सीना चीरा और उसमें से बूढ़ा पुराना दिल निकालकर ये नया जवान दिल वापस रख दिया। क्षण भर में प्रशांत का घाव भर गया और उसके हृदय में एक नया दिल धड़क रहा था। अचानक ही प्रशांत में बदलाव आने लगे। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? प्रशांत ने अपने आप को देखते हुए कहा। अरे मेरी झुर्रियां, अरे मेरी त्वचा तो फिर से जवान हो गई। मुझे अंदर से शक्ति महसूस हो रही है और अब मेरी सांस भी नहीं फूल रही। प्रशांत ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, क्या वाकई में मैं? प्रशांत को यकीन नहीं हो रहा था कि वो फिर से जवान हो गया था। काला साया प्रशांत के पैरों पर मंडरा रहा था। प्रशांत की सारी टूटी हुई हड्डियां जुड़ गई।
क्या क्या ये सब कोई जादू है? प्रशांत ने पूछा। काले साए ने हंसते हुए प्रशांत से कहा, तुमने जिसकी बलि दी है वो तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर गई है। जाओ, जाकर कुएं पर एक नजर डालो। प्रशांत को होरी की बात समझ में नहीं आ रही थी। वो डरते डरते उठा और उसे कुछ महसूस हुआ। मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया, प्रशांत ने खुद से कहा। फिर वो दौड़ते हुए कुएं के पास गया और उसमें झांकने लगा। तभी कुएं में से एक खून की बूंद उछलकर प्रशांत के सर पर आ गिरी। प्रशांत ने अपने सर को पकड़ लिया और कहा, ओह, ये क्या था? ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक ही प्रशांत की आंखों के सामने मानो एक प्रोजेक्टर चालू हो गया और उसमें अनेक तरह के यंत्र और मंत्र दिखने लगे। लगता है ये यंत्र वही यंत्र है जो अनामिका ने अपने घर की दीवारों पर बनाए थे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये यंत्र और लिखे हुए मंत्रों के द्वारा अनामिका किसी भी तरह का शरीर धारण कर सकती थी। उसकी सारी विद्या और स्मृतियां मेरे दिमाग में जगह बना चुकी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस तरह के विशेष यंत्र बनाकर वो इस तरह खूनी कुएं को कभी भी और कहीं भी खोल सकती थी। उसकी सारी शक्तियां और उनका इस्तेमाल करने के तरीके अब सब मुझे साफ साफ समझ में आ गए हैं। खुद से ये कहते हुए प्रशांत का सर घूमने लगा। उसको अचानक ही असीम ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कुएं का खून फिर से खौलने लगा। प्रशांत की नजर दोबारा कुएं पर गई। अब ये सब क्या निकल रहा है और ये क्या है? प्रशांत कुएं में आई हुई वस्तुओं को देखकर हैरान था। नोटों की गड्डियां, सोने के बिस्कुट, हीरे जवाहरात और ना जाने क्या क्या बहुमूल्य वस्तुएं रखी थी। लगता है ये सारी दौलत अनामिका ने जमा करके रखी थी, उसने कहा। तुम ठीक समझ रही हो। तभी होरी की आवाज आई, ये सारी मानवीय वस्तुएं पिछले नौकर की थी और अब ये सब धन दौलत भी तुम्हारी हो गई है। प्रशांत ने नोटों की गड्डियों को हाथ में उठाया। हाँ, ये सब तो असली नोट है। ऐसा लग रहा है कि एकदम नए नोट है। और ये सोने के बिस्किट, एक एक बिस्किट लगता है 10 किलो का होगा। इतना सारा सोना और ये हीरे जवाहरात, ये सब भी असली दिख रहे हैं। इन सब का मैं क्या करूंगा? और ये सब अनामिका ने कहां से पाया? ये कहते हुए प्रशांत की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। इन सारी वस्तुओं पर अब तुम्हारा हक है। घबराओ मत, कभी भी किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम्हें ये सब कहां से मिला। जब तक मैं तुम्हारा मालिक हूं तब तक तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। होरी ने हंसते हुए कहा, आज की बलि एक शानदार बलि थी, मगर याद रखना कि अभी 2 बलि बाकी है। इस बार होरी की आवाज अलग तरह की थी। प्रशांत समझ गया कि अब एक नहीं 3 काले साए उससे बात कर रहे थे। 2 बाकी है, इसका क्या मतलब है? प्रशांत ने हैरानी से पूछा। प्रशांत ने 3 तरह की हंसी को सुना। अब हम 3 मालिक हैं, तो हमें एक समय पर 3 बेगुनाहों की बलि चाहिए, और वो भी हर अमावस्या के 24 घंटे में। बाकी के नियम तो तुम्हें पता ही है। अगर तुम एक मालिक को खुश रख पाए तो बाकी के 2 नाराज हो जाएंगे। इसलिए अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तीनों मालिकों को बराबर से खुश रखना होगा। 3 प्रकार की आवाज आई और फिर उनकी हंसी वहां पर गूंजने लगी। मगर ये सब कैसे मुमकिन है? अब ये सब कैसे कर पाऊंगा? मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता हूं। प्रशांत अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। हमें पूरी उम्मीद है कि तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लोगे। तीनों मालिकों ने एक ही स्वर में कहा। इतना कहते ही सारे काले साए उस कुएं में समा गए। प्रशांत बस कुएं के पास खड़ा हुआ देखता रहा। देखते ही देखते
वो तीनों कुएं भी गायब हो गए। पूरी जमीन एक जैसी हो गई और अब वहां पर एक भी खूनी कुएं का नामो निशान नहीं था। होरी, होरी वापस आओ, खूनी कुआं वापस आओ, मुझे ये सब मंजूर नहीं है। प्रशांत अपने हाथ और पांव दोनों जमीन पर मार रहा था। कुछ समय बाद प्रशांत की लड़ने की शक्ति खत्म होने लगी। वो हताश होकर जमीन पर गिर गया। खूनी कुआं और उसमें रहने वाली खूनी आत्मा। प्रशांत